दिन में ही हमारे लिए ये वीडियो बनाया। 5 मिनट में दीप्ति ने आपको लगभग जितने भी मीडिया पर मैंने काम किया है वो तमाम दिखा दिए। तो दीप्ति भी सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं, तो उनका शुक्रिया है। दोस्तों, आजकल हम सब लॉकडाउन में हैं। आप अपने घर में हैं, मैं अपने घर में हूं। कोविड-19 ने बुरा हाल कर रखा है दुनिया का, मगर हमारे जैसे, मेरे जैसे खाते पीते लोग अपने घरों में बैठे हैं, जूम पर चैट कर रहे हैं। मगर करोड़ों लोग बहुत बुरी हालत में हैं और उनकी बहुत बुरी हालत की भी गई है। तो उनके लिए बहुत दिल दुखता है, मजबूरी से भी महसूस होती है कि मैं इस उम्र में हूं कि कुछ कर भी नहीं सकती। मगर इस बात की खुशी है कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, हिफाजत से रहिएगा। तो एका भोपाल को मुबारक है इस कोर्स को चलाने की, और इसके तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी मुबारक है कि आप इनके प्रोग्राम में शामिल हुए। आजाद बोल, आजाद शब्द जरा ध्यान से इस्तेमाल करना होता है। कुछ लोग आजादी का मतलब सिर्फ आजादी समझ लेते हैं, उसमें से जिम्मेदारी निकाल लेते हैं। और मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि कुछ लोग इतने आजाद हैं कि उनकी जिंदगी से जिम्मेदारी गायब हो जाती है और जो मर्जी आती है करती है। तो मेरा यही है कि आजाद के साथ ब्रैकेट में आजाद और जिम्मेदार बोल जरूर लिख लीजिएगा। तो दोस्तों, आपका जो कोर्स है वो है कम्युनिटी मीडिया एंड जर्नलिज्म। अब मीडिया शब्द का जरूर बताया होगा आपके गुरुओं ने, आपके उस्तादों ने, कि मीडिया क्या होता है। मीडिया एक शब्द है, मीडियम, कम्युनिकेशन मीडियम, उसका प्लूरल है और कुछ नहीं है। संचार के माध्यम का माध्यम नहीं, मीडिया प्लूरल है। तो संचार के माध्यम पर आपका कोर्स हो रहा है, लेकिन संचार के कैसे माध्यम? आपके कोर्स का नाम है कम्युनिटी मीडिया। तो मैं सोच रही थी कि ये कम्युनिटी मीडिया को मैं कैसे समझूं। तो मेरे दिमाग में 6 पॉइंट्स आए। नंबर 1 पॉइंट आया, कम्युनिटी की तरफ से कम्युनिटी की बात रखना। अब मान लीजिए कि आपके बस्ती में, आपके इलाके में कुछ हो रहा है, तो आजकल तो बाहर से लोग आते हैं जो ना आपको जानते हैं ना आपको समझते हैं, 2 मिनट के लिए आते हैं, किसी भी नेता को पकड़ के जो बुलवाना होता है बोल के चले जाते हैं। मेरे हिसाब से कम्युनिटी मीडिया वो होगा या वो होना चाहिए जिसमें अंदर के लोग, जो अंदर की बात जानते हैं, वो अंदर की बात अंदर वालों की तरफ से बाहर ले जाते हैं। ये मेरा नंबर 1 पॉइंट मुझे समझ में आया। दूसरा, कि चूंकि अंदर वाले कह रहे हैं तो बात में सच्चाई ज्यादा होगी, सच्चाई वाली बात होगी। नंबर 3, अगर कम्युनिटी मीडिया है तो कम्युनिटी की भलाई की बात होगी। कोई बाहर से आके कम्युनिटी को बदनाम नहीं करेगा कि देखो इन्होंने कोरोना फैला दिया। अभी इस देश में हुआ कि जिसको भी बदनाम करना था आपने कह दिया कि कोरोना फलानी कम्युनिटी ने फैलाया, फलाने मजहब ने फैलाया, क्योंकि वो मीडिया बाहर वाला था। नंबर 4,
कम्युनिटी को मजबूत करने वाला मीडिया। हम कम्युनिटी मीडिया है और कम्युनिटी को मजबूत करना चाहते हैं। किसी मीडिया हाउस को पैसा नहीं बनाना चाहते, मीडिया हाउस को एडवर्टाइजमेंट्स नहीं दिलाना चाहते। हमारा काम है कि जिस कम्युनिटी से हम आए हैं उस कम्युनिटी को मजबूत करें। नंबर 5, बात इस तरह से करें कि कम्युनिटी में एकता बने, यकजहती बने कि हम इकट्ठे हैं। और नंबर 6, कम्युनिटी की जिंदगी को मिलकर बेहतर बनाने के मीडिया। तो आप जरा सोच लीजिए अगले दिनों में कि ये 6 चीजें मेरे हिसाब से कम्युनिटी मीडिया को करनी है। तो आप मीडिया क्या होता है उसको सीखें, कम से कम ये 6 प्रिंसिपल्स हैं, उन पर जरूर बात करें। तो दोस्तों, मैंने सुना है आप जवान हैं, हालांकि आपके 2 उस्ताद आपको बार बार बच्चे कहते हैं और मैं उनको टोकती हूं। मैं कहती हूं कि 18 साल के बच्चे नहीं होते, तो उनका बच्चाकरण मत करो, इन्फेंटिलाइज मत करो। आप सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप सब वोट कर सकते हैं। तो मैं आपसे बच्चों वाली गैर जिम्मेदार चीजें एक्सपेक्ट नहीं करती। मैं आपसे इंडिपेंडेंट सिटीजन, आजाद नागरिक वाली बातों की जिम्मेदारी, बातों वाला जोश एक्सपेक्ट करती हूँ। तो मैं आपको बच्चा कहकर आपको बेइज्जत बिल्कुल नहीं करने वाली। तो आप लोग अपने प्रौढ़ जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग शायद सोच रहे हैं कि अब मैं बड़ा हो गई हूं, अब मैं क्या करूंगी जिंदगी में। तो जो 17 लोग कोर्स कर रहे हैं, औरतें भी और मर्द भी, मैं आपको लड़की लड़का भी नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से 14 साल के बाद कोई लड़की लड़का नहीं होता, सब औरत और मर्द होते हैं। तो आपने तय कर लिया है कि आप कुछ करना चाहते हैं, वरना इस कोर्स में टाइम पास करने के लिए तो शायद ना आते। पहली बात तो इस बात की मुबारक है, और खास तौर से खवातीन को, औरतों को मुबारक है कि आपने तय किया है कि आप भी कुछ करेंगी अपने लिए और समाज के लिए। तो दोस्तों, मैं सोच रही थी अब आप अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं तो काम ढूंढ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अगर हम अपनी जिंदगी में वो काम करें जो काम हमें दिल से पसंद है, तो जिंदगी की चमक जबरदस्त हो जाती। अगर मैं सिर्फ पेट पालने के लिए कोई काम करूं, मगर उस काम से मुझे नफरत है, मैं वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहता, तो जिंदगी के 8, 9, 10 घंटे मेरे हिसाब से बर्बाद हो गए। और अगर मैं वो काम करूं जो मुझे मजा आता है, जोश आता है, तो मैं नौकरी पर जाने के लिए रोज सुबह बस जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं और वो काम करूं जो मुझे पसंद है, जो मेरे दिल की बात है। तो यानी अगर मेरा काम मेरी हॉबी बन जाए और मेरी हॉबी के लिए कोई मुझे तनख्वाह देता रहे, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि इस काम की, अगर आप ये काम करेंगे, इस काम से आपका रिश्ता क्या दिली रिश्ता है कि पेट का रिश्ता है? अगर दिली रिश्ता नहीं है तो मैं आपसे कहूंगी कि देखो, कुछ और काम ढूंढ लो जिससे दिली रिश्ता बन सके। सिर्फ पेट के रिश्ते के लिए अपनी जिंदगी खत्म मत करना। अगर मेरे पास ज्यादा वक्त होता तो मैं कहानियां सुनाती आपको उन लोगों की जिन्होंने पेट के रिश्ते के लिए अपनी जिंदगियां तबाह कर ली, लेकिन टाइम नहीं है। तो दोस्तों, मैं किस्मत वाली रही कि मैंने हमेशा वो काम किया जो मुझे दिल से पसंद था।
तो फैज अहमद फैज का एक शेर है, उनका शेर तो न जाने क्या है, मगर मैंने जो उसको आज के लिए बनाया वो ये है कि भाई हम तो काम को इश्क समझते हैं, काम को इश्क समझते हैं और काम में इश्क से काम लेते हैं। यानी जिससे भी काम करते हैं, जिसके साथ भी काम करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, अपने काम से मोहब्बत करते हैं। तो अगर आपका काम के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी लाइवलीहुड के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता बन जाए, तो आपसे खुशकिस्मत कोई नहीं होगा, और जिनके साथ आप काम करेंगे वो भी आपसे निहायत खुश होंगे। मुझे सीमा ने और सजना ने बोला कि मैं आपको बताऊं कि मैंने मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया, संचार माध्यम का अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, मैं 24 बरस की थी जब मैंने काम शुरू किया, नौकरी शुरू की 1970 में। आज हो गए 2020 हो गई, यानी 50 बरस हो गए जब मैंने काम शुरू किया था। जब काम शुरू किया था तो आपके जैसे काले बाल थे, जवानी थी। जवानी तो अभी भी है, मगर बाल पता नहीं कैसे सफेद हो गए हैं। तो मैंने किस काम को चुना अपने लिए? मैंने चुना काम कि जो लोग आर्थिक, सामाजिक रूप से पीछे धकेले गए हैं, उनके साथ मुझे काम करना है। अब इस शब्द पे जरा ध्यान दीजिए और मैं इस पर 1 या 2 मिनट बोलूंगी। जो लोग पीछे धकेले गए हैं, अभी सजना ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वंचित लोग। मैं वंचित नहीं कह रही, कुछ लोग कहते हैं पिछड़ी जाति के, पिछड़े वर्ग के। ये वंचित, पिछड़े कहने से ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं किस्मत ने, भगवान ने उनको वंचित बना दिया, भगवान ने उनको पिछड़ा बना दिया। मैं ये मानती हूं कि भगवान ने उनको पिछड़ा नहीं बनाया, वो अपनी किसी बेवकूफी की वजह से पिछड़े नहीं है, समाज ने उन्हें पीछे धकेला है। जैसे शब्द है दलित। दलित शब्द अब आया, उसके पहले उनको या तो शूद्र कहते थे और या कहते थे हरिजन। लेकिन दलितों ने कहा कि ये शब्द राजनीतिक नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, इसमें सच्ची बात सामने नहीं आती। सच्ची बात है दलित, जिनको धकेला गया है, जिनको दला गया है, कूटा गया है और कूटा जाता है, जिसकी वजह से वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, आगे नहीं आ सकते। अगर आपकी सोच ये है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि दलने वाले कौन है, कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर उनके साथ ये सुलूक होता है, ये व्यवहार होता है। तो मैंने 50 साल पहले उन लोगों के साथ काम किया जिनको समाज ने पीछे धकेला था किसी भी वजह से। या तो वो औरतें थी तो पीछे धकेली गई, दलित थे, आदिवासी थे, मुसलमान थे, क्योंकि वो अकलियत है, वो माइनॉरिटी है, उनको पीछे धकेला गया। तो मैंने तय किया कि मैं अपनी जिंदगी में उनके साथ काम करूंगी। तो आपको फिर ये बात तो समझ में आ गई कि मैंने काम सिर्फ औरतों के साथ शुरू नहीं किया था। मेरा जिंदगी का काम सिर्फ जेंडर पर कभी नहीं रहा। मैं ये मानती हूं कि जेंडर पर हम अलग से काम नहीं कर सकते। अब जैसे एका भोपाल भी है, मैं ये मानती हूं कि वो सिर्फ जेंडर पर काम नहीं कर रहे। अगर सिर्फ जेंडर पर काम कर रहे होते तो अमीर बस्तियों में भी काम कर सकते थे, केवल हिंदुओं के साथ भी काम कर सकते थे, लेकिन वो गरीब बस्तियों पर काम कर रहे हैं। यानी
इकोनॉमिकली पीछे धकेले हुए लोगों के साथ, आर्थिक रूप से दबाए लोगों के साथ काम कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के साथ काम कर रहे हैं, तो वो भी केवल जेंडर पर काम नहीं कर रहे। और मैंने भी अपनी जिंदगी में केवल जेंडर पर काम नहीं किया। तो दोस्तों, जब मैं ये काम करने लगी तो मुझे काम करना था, और काम करने के लिए मुझे कुछ कहना था, इसलिए मुझे मीडिया की जरूरत पड़ी। तो आपसे फिर मेरा एक सवाल है, आपको मीडिया की क्या जरूरत है? कुछ करना है तो पहले तो मुझे ये जवाब देना होगा। अगर मैं आपके साथ होती भोपाल में, तो मैं सामने बैठ के पूछती कि करना क्या चाहते हो, सोच लिया है पक्का कि क्या करना चाहते हो? दूसरा सवाल पूछती कि कहना क्या चाहते हो। भाई, मीडिया की जरूरत तब है जब दिल के अंदर कुछ कहने को हो। वो दिल के अंदर तो कुछ कहने को नहीं है, पर मैं मीडिया सीख रहा हूं, मीडिया सीख रही हूं, यानी भाड़े के टट्टू बनोगे। मीडिया सीख लोगे और जो ज्यादा पैसे देगा उसके लिए जाके बकोगे। तो जैसे आजकल मीडिया चल रहा है, तो मीडिया ट्रेनिंग ले ली है, मेरे पास अपना तो कुछ बोलने को है नहीं, मेरा अपना जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, जो पैसा देगा उसके लिए बोल लेंगे। कोई लाएगा 50,000 देगा, बोले दंगे करवा दो, करवा देंगे। कोई आके बोलेगा कि देखो मेरी शराब की दुकान है, मेरी शराब बिकवा दो, हाँ हाँ विज्ञापन बना देंगे, बहुत बढ़िया विज्ञापन बनाती हूं मैं बनवा दूंगी। एक फलानी पार्टी वाला आएगा, उसके लिए कर देना, फिर मौलवी साहब आएंगे, उनके लिए कर देना। तो दोस्तों, जब मीडिया सिर्फ पैसा कमाने का मकसद हो जाए तो बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए मुझे लगता है कि एका वाले कम्युनिटी मीडिया की बात कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूं कि आप लोग सब अपने दिल से पूछें कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं, उसके लिए मैं क्या कहना चाहता हूं, और फिर आप शुरू करें। मैंने तो ऐसे ही शुरू किया था, मेरे पास मुझे कुछ करना था, उस करने के लिए मुझे कुछ कहना था, उसके लिए मुझे संचार माध्यम चाहिए थे। अब मैं आपको वापस ले जाती हूँ 50 साल पहले, 1970 में। मैं छोटे से एक एनजीओ में काम करती थी। मुझे क्या कहना था? मुझे कहना था कि जो पीछे धकेले गए हैं उनकी तरक्की होनी चाहिए, उनका शोषण कम होना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले तो उस कम्युनिटी को कुछ कहना था जिनके लिए मैं काम करना चाहती थी, क्योंकि मैं तो उस कम्युनिटी की नहीं थी। आप तो अंदर से हैं, मैं तो बाहर से थी। मैं पंजाबी हूं, राजस्थान में काम कर रही थी। तो सबसे पहली मेरी बात मुझे अपनी कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के साथ करनी थी, उसको समझना था और उनको समझाना था कि मैं वाकई उनके साथ हूं, बाहर की हूं, मगर उनका दर्द समझना चाहती हूँ, उनसे सीखना चाहती हूँ। वो मेरे गुरु हैं, मैं बाहर से उनका गुरु बन के नहीं गई थी। और मैं हर सोशल वर्कर को कहती हूँ कि प्लीज अगर गुरु बन के जाना है तो किसी स्कूल में चले जाओ, एनजीओ मत बनना। बस्ती वालों के आप गुरु नहीं बन सकते, आपको पहले उनका शागिर्द बनना पड़ेगा और फिर उनका पार्टनर बनना पड़ेगा। आपके पास जो है उनके पास नहीं है, उनके पास जो है आपके पास नहीं है। तो कम्युनिटी का जो काम है, कम्युनिटी का जो मीडिया है, वो एक पार्टनरशिप का मीडिया है, पार्टनर है। तो मुझे कम्युनिटी के साथ बात करनी थी। कम्युनिटी 1970 में जहां मैं काम करती थी, वहां महिलाओं की लिटरेसी, साक्षरता दर 10% भी नहीं थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। और मर्द भी
कोई 20 या 30% आदिवासी, दलित, छोटे किसान साक्षर थे, अधिकतर पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो मैं किताबें लिख के उनसे बात नहीं कर सकती। और 1970 में अभी अभी टेलीविजन शुरू हुआ था, 5-6 साल पहले केवल दूरदर्शन था, ये मोबाइल फोन, स्मार्टफोन कुछ नहीं थे, और ये आपका टिकटॉक तो बिल्कुल ही नहीं था। तो मेरे जैसी 24 साल की औरत को कुछ ऐसा मीडिया बनाना था, सस्ता हो, मेरे हाथ में हो, कि मैं डिसाइड कर सकूं, लिखने पढ़ने पर डिपेंडेंट ना हो, यानी या तो सुनाई देने वाला हो या दिखाई देने वाला हो। क्यों? क्योंकि जिनसे मुझे बात करनी थी वो किताबें नहीं पढ़ सकते थे। तो सबसे पहला मीडियम, संचार माध्यम जिसका मैंने इस्तेमाल किया वो थे गीत। मैंने गाने लिखे, राजस्थानी भाषा में गाने लिखे, लोगों के साथ मिलके उनसे सीखे और उनके साथ मिलके गाए। तो मेरा पहला मीडिया कैसा था? एकदम सस्ता था, कोई पैसा नहीं लगा, सहभागिता वाला था, उनसे सीखा और लिखा, मिलकर करने वाला था। गाना ऐसी चीज है जो मिलके गाना पड़ता है, और वो ऐसा था जिसमें दिल की बात भी आ जाए और दिमाग की बात भी आ जाए। अंग्रेजी में कहूं तो इमोशन और विचार दोनों मिल जाए। इमोशन 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 इमोशन, भावनाएं, जज्बात। जहां जज्बात और ख्यालात मिलते हैं वहां ताकत आती है, सिर्फ दिमागी बात से ताकत नहीं आती। तो दोस्तों गाने लिखे, और जब बहुत से गाने हो गए 5-10 साल बाद, तो उनके कैसेट बनाए और कैसेट्स लोगों तक पहुंचाए। जब कैसेट वाली टेक्नोलॉजी बदल गई तो उन कैसेट्स को सीडी पर डाला। तो देखिए, हम जो करते हैं वो सिर्फ हम पर निर्भर नहीं होता, कौन सी टेक्नोलॉजी है उस पर निर्भर होता है। आज तो आप टिकटॉक की बात करेंगे, स्मार्टफोन की बात करें, मगर मेरे जमाने में तो वो सब नहीं था। उसके बाद जो मैंने इस्तेमाल किया वो था नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक एक जबरदस्त संचार का माध्यम है जो 5 मिनट में लोगों को इकट्ठा करके बातचीत कर सकता है, संवाद कर सकता है, गाने गा सकता है, नाच के अपनी बात कह सकता है। तो नुक्कड़ नाटक भी गानों के जैसे ऑडियो विजुअल है, दिखता भी है, सुनाई भी देता है, मिलकर होता है, ओपन में हो सकता है, सस्ता हो सकता है। तो हमने पहले तो खुद ही शुरू कर दिया नाटक करना, फिर हमें पता लगा कि भाई थोड़ा सीखना चाहिए किसी से, क्योंकि हमें तो नाटक वाटक बनाना आता नहीं था, हम तो ऐसे ही कूद गए। तो फिर नाटक वालों को पकड़ा जो हमारे जैसी सोच रखते थे, तो उन्होंने हमें बेहतर नुक्कड़ नाटक करने सिखाए। कविताएं लिखी तो क्या क्या हो गया, गाने हो गए, कविता हो गई, नुक्कड़ नाटक हो गए, तो 3 कम्युनिटी मीडिया हो गए। उसके बाद मैंने पोस्टर बनाने शुरू किए। ऐसा नहीं था कि प्रेस में जाके पोस्टर छपवाते। तो एक दोस्त थी हमारी बहुत मशहूर, वो स्क्रीन प्रिंटिंग से पोस्टर बनाती थी। उस जमाने में इमरजेंसी लगाई थी सरकार ने, इमरजेंसी के खिलाफ वो काम करते थे और उनको पोस्टर बनाने थे। तो हाथ से आप एक दिन में 50, 60, 70 पोस्टर बना सकते थे स्क्रीन प्रिंटिंग से। हम लोगों ने स्क्रीन प्रिंटिंग सीखी और पोस्टर बनाने चालू किए। उसके लिए थोड़ी बहुत ड्राइंग आनी चाहिए थी और स्क्रीन प्रिंटिंग। तो पोस्टर हमारा नेक्स्ट मीडियम था।
और सस्ता मीडियम विजुअल मीडियम था बैनर। ये विजुअल मीडियम है, बोलते नहीं है, बैनर। तो शुरू शुरू में तो वही बैनर जैसे पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, सफेद कपड़े पर काले से लिख दो। अगर कम्युनिस्ट हो तो लाल कपड़े पर काले से लिख दो, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो हमने भी पहले यही घटिया वाले, बिल्कुल सुंदर नहीं, भद्दे बैनर बनाए। उसके बाद धीरे धीरे मुझे एक मेरी दोस्त मिली, उनका नाम था बिंदिया थापड़। उनको मैंने कहा, यार बिंदिया तुम तो डिजाइनर हो, कुछ बढ़िया डिजाइनर बैनर बनाते हैं लोग, डिजाइनर पतलूने पहन रहे हैं तो अपन डिजाइनर बैनर बनाए। तो बिंदिया ने मेरे साथ मिलके, मैं नारा बनाती थी, बिंदिया डिजाइनर बैनर बनाती थी। तो रंगीन कपड़ों पर रंगीन लिखावट से हमने डिजाइनर बैनर बनाना शुरू किया। फिर दोस्तों किताबें भी लिखी, जैसे जैसे तब कुछ कहने को बढ़ता गया, मगर मेरी सारी किताबें छोटी किताबें हैं, ऐसी किताबें हैं जिसको 8वीं 7वीं पास लोग पढ़ सकते हैं, सिंपल है। और सिंपल होने का एक और कारण ये भी है कि मैं भी खुद भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं। मैंने एमए किया है, मगर वो रटने वाला एमए किया है। मेरी अंग्रेजी कोई खास अच्छी नहीं थी, वो धीरे धीरे इस्तेमाल करके मैं गांवों में पढ़ी, सरकारी स्कूलों में पढ़ी। तो मुझे तो इतना ही आता है, और जितना आता है मैं उसको आसानी से सफाई से कह देती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि जैसे मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं समझ सकती थी, ज्यादातर एक्टिविस्ट वो भी नहीं समझ सकते। तो मैं जानती हूँ कि मेरे जैसे कम समझ लोग कौन सी भाषा समझेंगे, तो मैं उसी तरह सिंपल भाषा में ही बोलती। मैंने, जैसा आपने देखा दीति के बनाए वीडियो में, मैंने बच्चों की किताबें भी लिखी, फिर बच्चों की किताबों को गाया लोगों ने, उनके कैसेट्स बने, उनके वीडियो बने। तो दोस्तों एक से एक चीज निकलती गई। तो ये चीजें जो निकली ये थी उन लोगों से बात करने के लिए जिनके लिए मैं काम करना चाहती थी। पीछे धकेले हुए लोग, औरतें भी, दलित भी, माइनॉरिटीज भी, आदिवासी भी, उनके लिए। लेकिन फिर मालूम पड़ा कि सिर्फ उनसे बात करने से काफी नहीं है, आम जनता से भी बात करनी पड़ेगी, मिडिल क्लास से भी बात करनी पड़ेगी। जो लोग राजनीति में बैठे हैं उन तक भी अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। जो लोग यूनिवर्सिटियों में काम कर रहे हैं उन तक भी अपने विचार पहुंचाने पड़ेंगे। सरकारी अफसरों तक अपने विचार, अपनी मांगे पहुंचानी पड़ेगी। उसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया का इस्तेमाल भी मैंने खूब किया। मैंने 70 में काम किया शुरू, और 73-74 में दोस्तों मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया था। मैं हिंदी में लिखती थी, मेरे जीवन साथी थे जिनको मैं पति नहीं कहती, पति का मतलब गलत है, पति का मतलब मालिक होता है, खामिन का मतलब मालिक होता है। तो मेरा कोई मालिक नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं पति शब्द का इस्तेमाल, जीवन साथी, पार्टनर शब्द का इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरे साथी अमीर थे, तो वो भाई मेरी हिंदी को अंग्रेजी में कर देते थे, तो हम दोनों मिलके हिंदी अंग्रेजी में आर्टिकल लिखते थे, और छपने लगे आर्टिकल हिंदी में अंग्रेजी में। फिर मैं दूसरी नौकरी में चली गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की मैंने नौकरी की। काम वही था, काम था पीछे धकेले लोगों के साथ, लेकिन अब संस्था बदल गई। तो मैं दिल्ली में आ गई और दूरदर्शन पर मैंने किसानों के बारे में बात करनी शुरू की, महिला किसानों के बारे में बात करनी शुरू की। अब तजुर्बा भी हो गया था 10-12 साल का। अब मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के पीछे नहीं भागती थी,
मेन स्ट्रीम मीडिया मेरे पास आता था कि कमला आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, आपकी बाइट लेना चाहते हैं, बाइट, मैं सोचती थी कटवाना चाहते हैं मेरे से, आपकी बाइट लेना चाहते हैं। और दूरदर्शन वाले कहते थे कि आप प्लीज हमारे यहाँ आ जाइए। तो अब ये दो तरफा होने लगा। अब वो मुझे कहने लगे कि प्लीज आप अपनी बात हमें बताइए। इसी तरह हमने फिल्में बनाई अपने काम के बारे में। तो एक तो हमने 1 घंटे की फिल्म बनाई, एक कनेडियन कंपनी ने आके बनाई थी, और ये मालूम कब बनाई थी? 1984 में, 36 साल पहले। 1 घंटे की फिल्म थी जो बहुत से देशों की यूनिवर्सिटियों में दिखाई जाती थी कि देखिए हिंदुस्तान में महिला आंदोलन कैसे चल रहा है। उसके बाद हमने बहुत सारी वीडियो फिल्में बनाई। फिर सत्यमेव जयते में मुझे 2 बार बुलाया गया अपनी बात करने का। एक बात थी घरेलू हिंसा पर, दूसरी बात थी कि मर्दों पर पितृसत्ता का कितना बुरा असर होता है, उस पर बात करने का। तो दोस्तों ये मैं करती रही। आखिरी बात मैं ये कहूंगी कि मैंने लेकिन अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस माध्यम का इस्तेमाल किया है वो है फेस टू फेस। मेरा मेन काम पिछले 45 साल से है वर्कशॉप्स, कोर्सेज, ट्रेनिंग्स। अब तक मैंने सैकड़ों से ज्यादा, 1000-2000 वर्कशॉप्स, कोर्सेज किए होंगे। कुछ वर्कशॉप्स 1 महीने लंबी होती हैं, कुछ वर्कशॉप्स 15 दिन की होती है, जिसमें एका के दोस्त आए थे वो 15 दिन की थी। कुछ वर्कशॉप्स 2-3 दिन की हो सकती हैं। तो ये तमाम चीजें मैं करती रही हूं। तो मेन चीज कि कुछ बदल गया मेरे सामने, कुछ पता नहीं क्या क्या आने लग गया है। तो कैन Sajna, are you doing something to me? I'm going all over the place. I'm not doing anything. I will sort it out. 2 minutes. So I was. Now you are. So I'm just concluding. तो मेरा मेन काम वो रहा है जो आजकल एका भोपाल वाले आपके साथ कर रहे हैं, 5 हफ्ते वाली वर्कशॉप। तो ये असल काम ये रहा है। आज भी संगत का असल काम है फेस टू फेस लोगों के साथ बैठकर जिंदगी के तजुर्बात बांटकर, हंसकर, रोकर, गले मिलकर। और दोस्तों 2 बातें और हैं। आपका काम तब कामयाब होगा जब आप किसी आंदोलन के साथ जुड़ेंगे, तब आपके पास कुछ कहने को होगा। और दूसरी बात मैं दोहराना चाहती हूं कि अगर आपके काम को आप मोहब्बत से जोड़ दें, झगड़े की बात न हो, आप हमेशा प्यार फैलाने की कोशिश करें, तब बात आगे बढ़ेगी। आजकल मीडिया का काम नफरत फैलाना हो गया है। तो नफरत से दूर रहकर, और हमारा जो काम है संगत में, हमारा मेन काम है लोगों में प्यार फैलाना, लोगों के अंदर दोस्तियां करना। तो मैं आपके पास भी दोस्ती करने आई हूं, आपके साथ पार्टनरशिप करने आई हूं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे सुना। और अब मैं बात अपनी बंद करती हूँ और सजना को सौंपती हूँ। मैं अपना वीडियो भी ऑन करती हूँ। यस, थैंक यू कमला जी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। आपने ब्रीफली आपका इतना एक्सपेंस ऑफ वर्क, जो इतने सालों 50 सालों का जो वर्क है, आपने बहुत ही निचोड़ कर बताया है। कुछ सवाल हम लोग लेंगे। इससे पहले मैं आपका कोर विषय जो रहा है हमेशा कम्युनिकेट करने का, आप उस पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं? इन द सेंस जिस तरह से वो 2 हफ्ते का संगत का कोर्स रहा है, उसको लेकर आप कुछ बताएंगे डिटेल में?
किस तरह से एक कोर्स के बारे में नहीं, किस तरह एक ट्रेनिंग एक माध्यम बन जाता है बहुत सारे लोगों तक पहुंचने का, अगर इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। तो देखिए, मैं पिछले 45 साल से मेनली ट्रेनिंग करती हूँ। ट्रेनिंग के लिए मुझे मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं ट्रेनिंग क्यों करती हूँ? ट्रेनिंग मैं इसलिए करती हूँ कि मैं ये समझती हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है इंसानों को बदलना। अगर इंसान की सोच बदल गई, इंसान बदल गए, तो बदलाव आ सकता है, तो कम्युनिटीज आगे बढ़ सकती है। मेरी मकसद ही ये है कि तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। और तू खुद को, कुछ लोग उंगली दिखा के दूसरों को कहते हैं तू खुद को बदल। ये गाना हम लोगों ने लिखा था, मैंने नहीं लिखा, इंडिया और पाकिस्तान की खवातीन ने ये लिखा था 1986 में, 1986 में। बांग्लादेश में हमारा एक कोर्स चल रहा था। तो तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा, यानी तू खुद को बदल। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारा काम इंसानों को बदलना है। आज भी संगत में हम मेनली वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स करते हैं। इसलिए जब एका ने कहा कि मैं आज आपके साथ जुड़ूं, इसीलिए मैं आई हूँ। तो एका जिस ट्रेनिंग में आए थे ये लोग, वो 15 दिन की थी और वो रेजिडेंशियल होती है। हम एक जगह मिलकर रहते हैं। तो ये लोग हिमाचल आए थे हमारे पास गर्मियों में, और इनको हमने बुलाया था इंडिया के अलग अलग राज्यों से जहां हिंदी उर्दू बोली जाती है, और अलग अलग संस्थाओं से 35-40 लोगों को बुलाते हैं, औरतें भी मर्द भी। और पिछले 4-5 सालों से हम ट्रांसजेंडर्स को भी बुलाते हैं, ट्रांस विमेन, ट्रांस मेन। तो ये 40 लोग अगर 35 संस्थाओं से आएंगे तो 35 संस्थाओं की आपस में दोस्ती हो जाएगी, उनकी नेटवर्किंग हो जाएगी। तो एका वाले जागोरी हिमाचल को जानेंगे, एका वाले राजस्थान के फलां ग्रुप को जानेंगे। तो सबसे पहले उनके बीच नेटवर्किंग हो गई। कोई मीडिया पर काम कर रहा है, कोई माइनॉरिटीज के साथ काम कर रहा है, वो सारी समझ एक दूसरे से साझा कर ली। और फिर दूसरी बात, हमारी ट्रेनिंग्स सिर्फ दिमाग की ट्रेनिंग नहीं होती, दिल से शुरू होती है। जब ये लोग आए थे, इनको पूछना बताएंगे तो कैसे इनका स्वागत हुआ था। हर एक पार्टिसिपेंट को गले लगाकर और एक दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया था। और ये सब हैरान थे कि आज तक किसी रिसोर्स पर्सन ने, ट्रेनर ने, मतलब सबसे पहला काम किया कि एक एक को 40 लोगों को गले लगाया, एक एक करके उनको एक बैग दिया जिसमें किताबात थी, उनको दुपट्टा पहनाया, एक दिया दिया और गले लगाया और कहा 15 दिन हमारे साथ रहोगे, अच्छे से रहना, प्यार से रहना। दूसरे दिन से सुबह योगा हुआ आधे लोगों का, आधे लोगों ने हमारा एक छोटा सा वेजिटेबल गार्डन है वहां पर काम किया। तो जिस्म, दिमाग और दिल, तीनों की हम ट्रेनिंग करते हैं। और वहां सबसे पहले हमने 4 दिन तक मैं करती हूँ कुछ को समझना, कुछ शब्दों को समझना और जिंदगी को समझना। ये औरत और मर्द के बीच में जो फर्क है, ये क्या बात है, ये क्यों है कि औरत को हम मार सकते हैं, उसको पराया धन कह सकते हैं, उसको सड़क पे हम छेड़ सकते हैं। तो छेड़ने वाले ऐसा क्यों करते हैं? उनके अंदर क्या भावना है, क्या हो गया उनको? तो हम उस पर बात करते हैं कि पितृसत्ता क्या है। ये जेंडर आप लोग करते फिरते हैं, इस वक्त मेरे लिए भी आप कह रहे हो जेंडर,
है क्या जेंडर, उस पर बात करते हैं और शब्द पर बात नहीं करते। जेंडर मेरी जिंदगी में क्या है, अगर मैं लड़का हूं तो क्या है जेंडर मेरे लिए, और अगर मैं लड़की हूं, औरत हूं, तो मेरे लिए जेंडर क्या है, उस पर बात करते हैं। नारीवाद मैं पर बात इंटरजेक्ट करते करूंगी हैं। कमला वसीम जी, यहाँ मैं इंटरजेक्ट करूंगी। यही जो है कि आपने हमको 4 दिन, ओवर 4 दिन एक फाउंडेशन और एक अंडरस्टैंडिंग दिया एक एंटायर सब्जेक्ट को लेकर, और उसको अलग अलग कैपिटलिज्म से, पॉलिटिकल सिस्टम से, औरत के सिचुएशन से, और ये पूरा इंटरसेक्शन ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी एंड रिलीजन, इसको इस बैकग्राउंड में, इस पार्श्वभूमि में आपने ये सिचुएशन को रखा। ये 4 दिन लगे इस पूरे सेशन को कंप्लीट करने के लिए। आजकल जब हम लोग मीडिया में रिपोर्टिंग देखते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो रिपोर्टर हो वो इस इश्यूज को इस तरह से देखे कि उसको एक इंटरसेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, कि अगर जो इश्यूज वो कवर करते हैं वो एक सब्जेक्ट को समझकर, वो इश्यूज को समझकर रिपोर्ट करें। इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो जेंडर इशू पे बात कर रहे हैं तो वो खुद भी तो अपना समझ बनाए, ना कि वो अपने प्रिविलेजेस और बायसेस को लेके आए अपने रिपोर्टिंग में। ये हम लोग एक कोशिश कर, तो मीडिया पर्सन्स का ट्रेनिंग ऑन so many issues. So what is the question? What do you want me to say? The question is that how important do you feel that कितना important आपको लगता है कि, is it clear? Is my sound clear? I mean, अरे इम्पोर्टेंट क्या लगता है यार? I mean, क्लियर है कि आप औरत की बात कर रहे हैं और आप पितृसत्ता को नहीं जानते, और हकीकत यही है कोई भी नहीं जानता कि जेंडर क्या है। लोग जेंडर 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 मुंह में लेके ऐसे घूमते हैं। आप पूछ लीजिए किसी को क्या है, कुछ मालूम है जेंडर क्या है? तो जेंडर का नहीं मालूम, किसी चीज का नहीं मालूम। आप तो मीडिया की ट्रेनिंग करके आ जाते हैं। अगर आप अपर कास्ट के हैं तो लोअर का, सो कॉल्ड लोअर कास्ट को क्या जानते हैं? अगर आप हिंदू हैं तो मुसलमान की दर्द को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? और कौन से मीडिया स्कूल में इन चीजों की ट्रेनिंग होती है? तमाम मीडिया स्कूल में आपको लिखना सिखाते हैं। क्या लिखोगे, किस दृष्टिकोण से लिखोगे? दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, नजरिया क्या होगा लिखने का? हिंदू नजरिए से लिखोगे कि इंसान के नजरिए से लिखोगे? मर्द के नजरिए से लिखोगे कि इंसान के नजरिए से लिखोगे? मैं औरत हूं तो क्या मैं सिर्फ औरत के नजरिए से लिख दूंगी, या मर्द को भी समझते हुए एक इंसान के नजरिए से लिखूंगी? तो मैं ये मानती हूं, और इसी से मैंने बात शुरू की आज, जरूरी ये नहीं है कि आपको मीडिया की समझ हो, वो तो बहुत आसान है। जरूरी है कि आपको जिंदगी की समझ हो। पितृसत्ता क्या है, जातिवाद क्या है, 3000 साल से दलित क्यों दले जा रहे हैं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी की राजनीति क्या है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की क्या राजनीति है, पॉलिटिक्स की राजनीति क्या है। मतलब मैं समझती हूँ कि असल पढ़ाई तो वो होनी चाहिए, और इनके बीच में संबंध क्या है। अब जैसे मैं औरत हूं और साहिबा खान है जो मेरे सामने है, वो भी औरत है, मगर मैं हिंदू औरत हूं और वो हिंदुस्तान में मुस्लिम औरत है। तो जो परेशानी साहिबा सहती है वो कमला नहीं सहती, सजना नहीं सहती, सीमा नहीं सहती। सीमा के दिल में बाजार जाते वक्त वो डर पैदा नहीं होता कि अरे मैं बुर्के में जा रही हूं, भोपाल में मेरे साथ क्या होगा, मेरे घर को आग तो नहीं लगा दी जाएगी क्योंकि मैं, या मुझे पकड़ के ये तो नहीं कहा जाएगा कि बोल फलाना बोल ढिकाना बोल। अगर मैं औरत हूं और एक दलित औरत है जो आज कोविड-19 में जिसकी उसकी नौकरी थी वो खत्म हो गई,
उसके पास अस्पताल जाने को पैसा नहीं है, उसके बच्चे भूखे हैं, तो सिर्फ औरत होने से वो दलित औरत और मैं एक नहीं हो जाते। तो इसी को कहते हैं कि केवल औरत की बात हम नहीं कर सकते, उसके साथ साथ हमें बात करनी है कि वो औरत अमीर है कि गरीब है, दलित है कि ब्राह्मण है, हिंदू है कि मुसलमान है, ट्रांसजेंडर है कि वो जिसको नॉर्मल कहते हैं लोग, वो वाली है। इन तमाम चीजों को समझना है। और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि एका की इस कोर्स में 5 हफ्ते के में आप इन तमाम चीजों पर भी बात करेंगे और इनको सिर्फ वीडियो बनाना, आर्टिकल लिखना नहीं सिखा देंगे और फिर ये बिकते फिरेंगे जैसे आज मीडिया वाले बिक रहे हैं, जो पैसा दे उसकी बात वो कह देंगे। दृष्टिकोण, ये यही वर्ड था, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव। और वो पर्सपेक्टिव कितना इम्पोर्टेंट है। निहारिका पंसोरिया है जो हमारी पार्टिसिपेंट है, उनका एक सवाल है, आई जस्ट रीड इट आउट। मेरा सवाल ये है कि अभी हम देखते हैं कि संचार के माध्यम बढ़ गए हैं, जैसे सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि, और लगभग हर वर्ग के लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। इस दौरान हम सामुदायिक स्तर के मुद्दों को रखने के लिए किन माध्यम का उपयोग करें जो प्रभावी रूप से हमारी बातों को लोगों तक पहुंचा पाए? Shall I repeat it? नो, इट्स फाइन। अच्छा, ना पहले तो मुझे बताइए कि हमारे पास कितना समय है और करीब कितने प्रश्न हैं आपके, मैं उसी हिसाब से, क्योंकि प्रश्न का उत्तर मैं आधे मिनट में भी दे सकती हूँ, 3 मिनट में भी दे सकती हूँ। हमारे पास टाइम 7:15, 7:30 तक एक्सटेंड किया जा सकता है, और कुछ और सवाल आ रहे हैं। कुछ और माने 5-7 सवाल और हैं? जी जी। तो ठीक है। निहारिका बीबी, पहली बात तो हाँ, मीडिया बहुत बढ़ गए हैं, मगर आप देखना कि आज भी मीडिया की पकड़ अमीरों के हाथ में ज्यादा है। जब तक गरीब के हाथ में 2G आता है तब तक अमीर के पास 5G पहुंच गया होता है। तो कभी भी मुकाबला नहीं हो सकता। हमेशा अमीर लोग, पैसे वाले लोग, ताकतवर लोग मीडिया पर पकड़ बना के रखते हैं। और ये भी थोड़ा ध्यान दीजिए, जितनी टीवी चैनल्स हैं उनके मालिक कौन है? गरीब लोग के अमीर लोग? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का उसके ऊपर कंट्रोल है? तो मीडिया को सब ताकतवर लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। इसी तरह अखबारों के मालिक कौन है और वो क्यों बने अखबारों के मालिक? एक तो पैसा बनाने के लिए और एक लोगों के दिमाग बनाने के लिए, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। तो पहले तो आप मीडिया के अंदर की पॉलिटिक्स भी समझिए, उसके अंदर जो पैसे का खेल है वो भी समझिए। और निहारिका, हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे लोगों के पास क्या चॉइस है कि हम डिसाइड करें कि हम कौन सा मीडिया इस्तेमाल करेंगे? मेरा कहना है बहना, जो मीडिया पकड़ में आ जाए उसका इस्तेमाल कर लो, क्योंकि तुम्हारे मेरे पास कोई ज्यादा मीडियम है नहीं कि कोई हमारे पीछे आएगा कि लीजिए ये मीडिया इस्तेमाल कर लीजिए। तो लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते रहे, अब तो बंद करा दिया उसको। लोग अपने छोटे छोटे वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। तो जो आपकी हैसियत है, जो आपका वजूद है, जो आपके पास साधन है, उसके हिसाब से आपको मीडिया तय करना पड़ेगा। आर्टिकल लिखना है कि गाना लिखना है, और आपकी सहूलियत किस में है, आपको क्या करना पसंद है। अब हर व्यक्ति हर मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो आपकी स्किल्स के ऊपर है, आपकी सहूलियत के ऊपर है, आपके पास कितने साधन है उसके ऊपर है, कौन से मीडिया तक पहुंच है उसके ऊपर है, वो तय करेगा। और आपने बात किससे करनी है? बस्ती वालों से बात करनी है कि सरकार से बात करनी है? तो ये तमाम चीजें देखकर हम तय करते हैं बीबी
हम पहले मीडिया तय नहीं करते, ये मुझे लगता है। और मैं मीडिया की हूं नहीं, मैं तो भैया ट्रेनर टाइप हूं। जी सजना। अम, आपने जो अभी पॉइंट लिए निकाले हैं कि हमारे पास जो एक्सेस है मीडिया, जो भी एक्सेस को जो भी मीडिया को एक्सेस है उसे हम अपना लें। क्या आपको ऐसा लगता है कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया है, इस टिकटॉक है, इससे आने से मीडिया थोड़ा डेमोक्रेटाइज हो गया है? ज्यादा लोगों को एक्सेस मिलने से वो अपनी बात ज्यादा रख पा रहे हैं? हाँ, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन जब मर्जी आती है हुक्मरानों की, उसको बंद कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो डेमोक्रेटाइजेशन वाली बात है, ये काफी मेरे हिसाब से बहुत ही थोड़ी उथली बात है। आज आप सोशल मीडिया पे कुछ डाल दें, पुलिस आपके घर आ जाएगी। तो जहां तक आप वो बात कह रहे हैं जो हुक्मरानों को पसंद है, आप देख रहे हैं कार्टूनिस्ट को जेलों में डाला गया है, लेखकों को जेलों में डाला गया है। तो हाँ, उस हद तक डेमोक्रेटाइज हुआ है कि सब अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन कौन से दिन वो जेल में डाल दिए जाए, तो कोई ऐसी भी डेमोक्रेसी मुझे इसकी वजह से आती हुई नहीं दिख रही। लेकिन हाँ, हम ठीक ठाक बातें कर रहे हैं। अब जैसे मैं आजकल जूम पर लेक्चर्स दे रही हूँ, और फिर वो यूट्यूब पर और फेसबुक पर दिखाए जा रहे हैं। 15-20 हजार, मतलब एवरी टॉक, हर मेरा भाषण 10-15-20 हजार लोगों तक पहुंच रहा है। कल मैं उस पर कुछ ऐसा कह दूं जो किसी नेताजी या नेती जी को पसंद ना आए, तो मेरा बैंड बज जाएगा। तो डेमोक्रेसी काफी हमारी टाइट है, जो हमको बहुत ही टाइट रोप पर चलवाती है। दैट्स व्हाट आई फील। इसी सिलसिले में मोहम्मद सुलेमान है जिसने एक सवाल उठाया है। पहले और आज में आपको काम करने में ज्यादा परेशानी कब महसूस हुई और सरकार की तरफ से कैसी दिक्कत आई आपको कमजोरों की आवाज उठाने में? तो सलाम वालेकुम मोहम्मद सुलेमान। ईद आ रही है मियाँ, और बकरीद आ रही है। काश हम भी आप लोगों के साथ होते, बकरा बकरा खाते आपके साथ। देखो सुलेमान, दिक्कत हर सरकार के साथ होती है। 75-76 में भी इमरजेंसी लगी थी, तब भी बात करना नामुमकिन था। और लोकल लेवल पर तो हर सरकारी अफसर माई बाप बन जाते हैं, हर सरपंच साहब माई बाप बन जाते हैं, हर उधार देने वाला बनिया माई बाप बन जाता है। तो अगर आप पीछे धकेले हुए लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप सत्तावान लोगों के साथ पंगा लोगे, क्योंकि ये तो धकेले गए हैं ना। तो कठिनाई हमेशा आ सकती है। इसीलिए मैंने भिड़ते ही कहा था कि आजाद बोल का मतलब है आजाद और जिम्मेदार बोल। और बाद में मैंने कहा कि काम हम मोहब्बत से करेंगे। फिर मैंने कहा कि हमारा मीडिया सच्चाई पर, हक पर, हक, सच्चाई, इंसाफ, मोहब्बत जो अल्लाह के नाम है, रहीम, रहमान, इन मूल्यों पर आधारित हो आपका काम। तो फिर ठीक है, जो मुसीबत आएगी आप सहिएगा। लेकिन आप ईमान की बात कर रहे हैं, आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, आप इंसानियत की बात कर रहे हैं, और वो बात आप मोहब्बत से कर रहे हैं, झगड़े से नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि पर्सनली मुझे सच बताऊं तो सुलेमान, ना तो तब कोई ज्यादा मुसीबतें आई, ना अब कोई ज्यादा मुसीबतें आई। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं, दो कारण हो सकते हैं कि या तो मैंने कोई अच्छा काम किया नहीं कि कोई मेरे खिलाफ होता,
या मैंने जिस तरीके से बात की तो कोई मेरे खिलाफ खास उठा नहीं। अब जैसे मैं मर्दों के साथ पिछले 25 साल से काम कर रही हूँ और पिदरशाही पे काम कर रही हूँ, और सब मर्द मेरे साथ बैठ के आराम से मोहब्बत से मेरी बात सुनते हैं, क्योंकि मैं मर्द को कभी दुश्मन समझ के उसके साथ काम नहीं करती। मैं मर्द को दोस्त समझ के करती हूँ, और अपनी ट्रेनिंग में हर औरत को कहती हूँ कि देखो, अगर तुम मर्द को दुश्मन समझती हो तो मर्दों के साथ काम मत करना, क्योंकि आप किसी दुश्मन को पढ़ा नहीं सकते। तो आप जिसके साथ काम कर रहे हैं उसको दोस्त समझ के काम करेंगे, और पहले उनकी सुनेंगे कि ये मर्द बलात्कारी क्यों बन गया, इस मर्द के मुंह से ये मां बहन की गाली क्यों निकलती है, ये मर्द रोज शाम को ठर्रे की दुकान पर जाके क्यों बैठ जाता है। ऐसा ये पैदा तो नहीं हुआ था ना, कोई मर्द शराबी कबाबी बलात्कारी पैदा तो नहीं होता, ये कोई जिस्मानी चीज तो नहीं है, तो वो क्यों बना ऐसा। तो आज भी मैं और मेरे जैसी बहुत सारी औरतें, जैसे सजाए मौत के खिलाफ हैं हम लोग, मैं ये समझती हूं कि हर गुनहगार सीख सकता है, हर गुनहगार अपनी गलती मानकर महसूस कर कर आगे बढ़ सकता है। आप उसको जेल में डालिए, लेकिन उसकी जिंदगी लेने का कहीं हक नहीं है। और आज दुनिया के तमाम तरक्की वाले देश, उन्होंने सबने सजाए मौत खत्म कर दी। तो ये आप पर मुनस्सर है, आप पर निर्भर है कि आप अपनी बात कितनी सच्चाई के साथ कहते हैं, कितनी ह्यूमिलिटी, कितने तड़े के साथ नहीं कहते। अब जैसे एक शब्द और एका भोपाल ने इस्तेमाल किया है, काउंटर नैरेटिव। अब थोड़ा काउंटर नैरेटिव को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि कई दफा लगता है कि सीधे भिड़ते ही हमने भिड़ने की बात करी है। काउंटर नैरेटिव, काउंटर टू व्हाट, व्हाई काउंटर, मतलब क्या है इसका, मतलब कोई स्लोगन है या किस तरह से समझाया जा रहा है, तो उस पर तो मैं अभी जान नहीं पाऊंगी, लेकिन एका वालों से अलग से फोन पर बात जरूर करूंगी इस काउंटर नैरेटिव के बारे में। तो सुलेमान का जवाब यहाँ मैं खत्म करती हूँ, तुम अगला सवाल पूछ लो। ये अगला सवाल एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है 3 लोगों से, साहिबा खान, निगत खान और सिमरन। इन तीनों का आई जस्ट रीड आउट द क्वेश्चंस। साहिबा पूछती है कि जब आपने बस्ती में काम शुरू किया था तो आपने क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा। निगत पूछती है कि 24 साल की उम्र में आपने काम शुरू किया तो एक महिला होने पर किस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। और सिमरन का सवाल ये है कि आप जब ये काम कर रही थी तो आपके साथ कितने लोग जुड़े थे, आपके मन में ये सिमरन का कैसे आया। सिमरन का पूरा नाम क्या है? सिमरन ही है बस, क्योंकि ज्यादातर सिमरन सिख होते हैं, वो सिख है क्या? पता नहीं। सिमरन आप सीखो। सिमरन कितने हैं? सिमरन इक्के है, उड़ के। अच्छा, पंजाबी तो साहिबा और निखत ओके पंजाबी है? नहीं मालूम। नहीं, और सिमरन बोल यार, अब तू। सिमरन आदिवासी है, आदिवासी, बड़ा आदिवासी नाम है सिमरन। ज्यादातर सिख नाम होता है। मैं उसे ओके, अनम्यूट करूं? नहीं ठीक है, अब नाउ आई एम गोइंग। ओके। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि मुझे इस काम में कितने लोग मेरे साथ थे। तो मैं अकेली काम करने नहीं गई थी। मैंने जो दूसरा मेरा काम था, पहला मेरा काम जर्मनी में था, मैं वहां पढ़ने गई थी और फिर मैंने 1 साल वहां नौकरी की। लेक्चरर थी मैं, और विकास कर्मियों को लेक्चर करती थी, और 9 महीने बाद मैं रिजाइन करके वहां से वापस चली आई। मैंने कहा मैं अपने देश में जाके काम करूंगी। तो
तो जर्मनी की नौकरी छोड़ के मैं राजस्थान के गांवों में काम करने आ गई और मैंने एक संस्था ज्वाइन की और उस संस्था में मैं पहली खातून थी, पहली औरत थी। उस संस्था का नाम था सेवा मंदिर। तो मेरे साथ शायद 10, 15, 20 और लोग थे, तो मैं अकेली नहीं थी। उन्होंने पैसा वैसा थोड़ा बहुत इस काम के लिए किया हुआ था। अच्छा, मुझे आप जरा सा वक्त दें तो मैं कुछ मांग के आ जाती हूँ। एक सेकेंड। बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। शारदा, शारदा, एक कप चाय जल्दी से। औरत होने के नाते मेरे खानदान को, मेरे परिवार को कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं ये काम करूं। शायद वो ये चाहते थे कि लड़की को पढ़ाया है, जर्मनी में नौकरी करके आई है, इतने पैसे वाली नौकरी छोड़ के आ गई, यहाँ 250 रुपए पे काम करने लगी। मगर उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी दिली ख्वाहिश यही है तो तुम करो। और जैसा मैंने कहा, मुझे हमेशा से ये लगा है कि मैंने वो किया है जो मेरे दिल को पसंद था। मैंने पैसे के लिए काम नहीं किया। दिल खुश है, दोस्त हैं, तो भूखे तो नहीं मरेंगे। तो और मैं ऐसी औरत थी जो अपने आप को ज्यादा औरताना नहीं समझती थी। आज भी जैसे आपने देखा, मेरे बाल छोटे हैं। मैंने खूबसूरत लगने के लिए पिछले 20-25 साल से कभी अपने बालों को रंगा नहीं है। कोई ज्यादा जेवर वेवर, कान मेरे छिदे भी नहीं है। और मैं आम इंसान के जैसे बात करती थी। और 1972 में मोटरसाइकिल चला के गांव जाती थी तो लोगों को अजीब लगता था। लेकिन अगर आप उनके साथ दोस्ताना बात करें तो ऐसी कोई मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। हो सकता है पीछे से मेरे बारे में बात करते हो, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आप खुले हुए हैं, खुलकर बात करते हैं, लोगों की इज्जत करते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप जाते ही सार लोगों से पंगा ले लेते हैं तब तो दिक्कत होगी। तो कोई खास दिक्कत नहीं आई। अपना ख्याल रखना पड़ा जैसे हर एक को रखना पड़ता। सबसे मुश्किल मुझे ये आई कि सब पढ़े लिखे लोगों जैसे मेरी संस्था भी बाहर से गई और अंदर वाले लोगों को बताना शुरू किया कि आपको ये चाहिए। ये बहुत से एनजीओ करते हैं, अपनी दुकान चला लेते हैं, फिर बस्ती में आके कहते हैं कि हम आए हैं आपके साथ ये करेंगे। क्यों भाई, हम आपको बुलाने गए थे क्या? हमने आपको कहा था कि आप ये करो आके। और फिर तो हमने भी यही किया। मेरी संस्था ने ये कहा कि हम इनको साक्षर बनाएंगे। तो मुझे भी कहा गया कि जाओ कमला, उनको साक्षर बनाओ। तो मैं 1972 में साक्षर बनाने गई और मुझे कहा कि वहां जाके पहले एक साक्षरता का कमरा बनवाओ। मैंने कहा यस, जाते। और साक्षरता का कमरा बनाने के लिए वो आदिवासी लोग श्रमदान करेंगे। तो मैं जाके उनसे बात करूं कि साक्षरता बहुत जरूरी। कि हाँ बहन जी, बहुत जरूरी। साक्षर बनोगे? कि हाँ बहन जी, बढ़ेंगे। तो रोज आ जाएं। और रात को आते थे वो, शाम को 7 बजे 8 बजे काम करने के बाद। तब मैं जाती थी वहां रात को। मेरा काम ही रात को शुरू होता था। हाँ बहन जी, करें। एक कमरो बनाना है। कहा बहन जी, बनावा। जो मैं कहूँ उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। फिर मैंने कहा तो चलो फिर श्रमदान के लिए आ जाओ। ये 15, 20, 25 दिन बाद बोले हाँ आएंगे कल। मैं 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, कोई एक बंदा नहीं आया। अगले दिन मैंने उनसे कहा कि यार मैं तो वहां आके बैठ गई और आप तो कोई आए नहीं। अब उन्होंने जो मुझे सुनाई, बोले ये बताओ क्या आप अंधे हो क्या? मैंने कहा क्यों, आपको दिखाई नहीं देता क्या हमारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा क्या प्रॉब्लम? आपको नहीं मालूम क्या राजस्थान में कितना सूखा फैला हुआ है, पीने को पानी नहीं है।
और आप और आपकी संस्था कह रहे हो कि पढ़ो पढ़ो साक्षर बनो। हमने कहा क्या आपको हमको साक्षर बनना है? तो मैंने कहा 20-25 दिन से मैं आपको कह रही हूं, तो आप हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हो? बोले देखो तुम्हारे जैसे सफेद कपड़े वाले आते हैं, न जाने किसकी बीवी होती है, न जाने किसकी बेटी होती है, तो डरते हैं तुम्हारे जैसे लोगों से। हम हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और हमें मालूम होता है 10-15 दिन बाद आप लोग निकल जाओगे, पर तुम तो लगता है कि निकलोगे नहीं। तो आज हम कह रहे हैं कि हमको साक्षर नहीं बनना है, साक्षर बनने की जरूरत नहीं है, पानी पीना है, पानी मैडम। तो यही होता है, MSW करके आ जाओ बस्ती में और दुकान चला लो बिना उनसे पूछे। मैंने भी यही किया। फिर उनकी लताड़ पड़ी तो उन्होंने क्या करें? अरे क्या करें, कुआं खुदवाओ, हमारा कुआं सूखा पड़ा है और हमें वो ब्राह्मण लोग अपने वहां पानी नहीं लेने देते हम आदिवासियों को। तो जो पैसा मैंने उस कमरा बनाने के लिए इकट्ठा किया था, उससे कुआं बनाना शुरू किया और दूसरे दिन श्रमदान में 80 परिवारों से एक एक बंदी बंदा आया। अब ये प्रोजेक्ट उनका था, वो प्रोजेक्ट मेरा नहीं था। तो दोस्तों, हम पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि बस्ती वाले लोग बेवकूफ हैं, हम उनको हर चीज सिखा सकते हैं। और मैं इसीलिए NGOs का काम उतना ज्यादा फलता फूलता नहीं है जितना वो फूल सकता था, फल सकता था। उसके बाद वो मेरा अगले 4 साल तक मैंने बस पानी पर ही काम किया, उसी पर लेख लिखे, उसी पर गाने लिखे और गांव-गांव में आदिवासियों के और दलितों के कुएं बनवाए। तो ऐसे सीख सीख के, गलतियां कर करके, अब आपकी तो किस्मत अच्छी है कि आप सबसे ये बातें की जा रही हैं, आप ऐसी गलती ना करो। पर बहुत से लोग तो ऐसा समझते हैं कि हाँ मैं गरीबों के लिए काम करना चाहती हूँ, मैंने डिग्री ले लिया तो मैं पहुंच जाती हूँ बिना ट्रेनिंग के। और इसीलिए संगत हम ट्रेनिंग करते हैं उन लोगों के साथ जो डिग्रियां ले लेके पहुंच गए। और आजकल तो ये धंधा भी तो पैसे वाला धंधा हो गया ना। हमारे जमाने में 250 रुपए पे मैंने काम शुरू किया था, जबकि जर्मनी की नौकरी में मुझे शायद 40-50 हजार रुपया मिलता था। आज तो भैया, आज बढ़िया MSW करके आ जाओ कहीं से, सीधी नौकरी मिलेगी 50,000 रुपए। तो काय का तो NGO और काय का तो काउंटर पर्सपेक्टिव। तो सिमरन, निखत और साहिबा, थैंक यू। कुछ और सवाल है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा टाइटली बांधे। एक तो कॉम्बिनेशन क्वेश्चन अगेन, सिमरन से है और निगत खान से है। क्या इनके पास बहुत सवाल है दोनों के पास? सॉरी। कमला दी, आप जेंडर के काम कर रहे थे तो पहली बार आपके मन में कौन सा सवाल आया कि आप जेंडर की तरफ खींच गए? और अनीता राजवंशी का सवाल है, मैम अगर एक महिला पुरुषों के काम करती है तो लोग महिला के चरित्र पर उंगली क्यों उठाते हैं? ये काम तुम्हारा नहीं है, पुरुषों का काम है, ऐसा क्यों कहते हैं? तो सेकंड वाला जो काम है, सेकंड वाला क्वेश्चन मैं पहले ले लेती हूँ कि ये महिला और पुरुष के क्या काम है, मुझे तो नहीं पता। मैं तो समझती हूँ कि जहां तक कुदरत का सवाल है, कुदरत ने महिला का और पुरुष के केवल 2 काम बताए। उसके अलावा कुदरत ने नहीं कहा कि ये काम महिला का है, ये काम पुरुष का है। कुदरत ने ये कहा कि जो मादा है, फीमेल है, मैं उसको बच्चेदानी देती हूँ और उसको मैं ब्रेस्ट देती हूँ, वो बच्चा पैदा करेगी और दूध पिलाएगी। और मर्द को मैं ये एक कुव्वत देती हूँ, ताकत देती हूँ कि मर्द एक किसी औरत को बच्चा दे सकता है, इम्प्रेग्नेट कर सकता है। इसके अलावा, इन 3 कामों के अलावा, जिनमें से 2 औरत करती है, केवल 1 मर्द करता है। कुदरत ने नहीं कहा कि फला काम औरत का है और फला काम मर्द का है। रोटी बनाना क्या औरत का काम है? बाहर ढाबों में कितनी औरतें रोटियां बनाती, होटलों में, रेस्टोरेंटों में कितने औरतें बनाती हैं, हर शादी में
सब काम मर्द करते हैं। कपड़े धोने का काम सारे धोबी मर्द है, तो औरत मर्द का कोई काम नहीं है। जिस काम में पैसा मिले वो मर्द का काम है, और जिस काम में पैसा ना मिले या कम मिले वो औरत का काम। तो दोस्तों ये चाल है पितृसत्ता की। मैं ये मानती हूँ कि औरत और मर्द का, लड़के लड़की का कोई काम नहीं है। और जितनी जल्दी हम ये समझ जाएं और जितनी जल्दी हम लड़कों को घर के काम में लगाएं, लड़कियों को बाहर का काम भी सिखाएं, समझाएं, ताकि न तो बाहर के काम का सारा बोझ लड़कों पर पड़े और पैदा होते ही उनको कमाने 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 की फिक्र ना करनी पड़े। वो कहे कि भाई बहन भी तो कमा सकती है, मेरे क्यों पीछे पड़े हो, मेरी जान क्यों खा रहे हो, कमाएगा कमाएगा, वो भी कमा सकती है। और बहन भी कहे मेरे पीछे क्यों पड़े हो, रोटी पकाओ, वो भी पका सकता है, खाता है 4-4 5-5 तो पका सकता है। और मुझे लगता है कि दोस्तों ये जो काम का बंटवारा है, ये सबसे बड़ी चाल है पितृसत्ता की। पैसे वाले काम, ज्यादा तनख्वाह वाले काम, ज्यादा ताकत वाले काम मर्दों के, सेवा वाले काम, फोकटी काम, सुबह से रात तक न खत्म होने वाले काम औरतों के। तो आप तो सिमरन और निखत इस बकवास को छोड़ दो और लोगों से कहो कि भैया हम नहीं जानते कि औरत का काम कौन सा है, मर्द का काम कौन सा है। तो ये है। और दूसरा सवाल तो मैं भूल गई, सॉरी सजना, वापस आओ। आती हूँ। दूसरा सवाल जो है वो निगत का है और भारती तुर्कर का है, और इन सब का यही सवाल है कि आप इस डायरेक्शन में जेंडर के इस मुद्दे पे आए कैसे। और हिंदुस्तान में कहीं भी पैदा हो जाओ और आंख कान खोल के पैदा हो जाओ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जेंडर पे आपको आ जाना चाहिए। आपको कमला भसीन का लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है जेंडर समझने के लिए, ना लड़के को ना लड़की को। दिल खुला होना चाहिए, आंखें और कान खुले होने चाहिए, जेंडर समझ में आ जाएगा। तो जब मैं राजस्थान के गांवों में 4, 5, 6, 7 साल की थी तो देखती थी कि 5, 6, 7 साल में भी बाहर कोई लड़की नहीं खेल रही, सिर्फ लड़के खेल रहे हैं। तो क्या मेरे दिमाग में नहीं आएगा कि बाहर लड़कियां क्यों नहीं खेल रही। स्कूल गई तो देखा लड़कियां स्कूल ही नहीं भेजी जाती। मैं कब की बात कर रही हूँ, 1960, 60 साल पहले स्कूल नहीं भेजी जाती। तो क्या मुझे कमला वसीम से पूछना पड़ेगा फोन करके, हाँ आप जेंडर एक्सपर्ट हैं, बताइए क्या हो रहा है। आंखें खुली रखो। और लड़कों को नहीं समझ में आता कि उसको खाना पहले क्यों मिलता है, उसकी रोटी पर ज्यादा घी क्यों होता है, उससे घर का काम क्यों नहीं करवाया जाता, उसको होमवर्क के लिए क्यों बैठा दिया जाता है, उसकी हर मांग क्यों पूरी की जाती है। अब बेटियों को नहीं मालूम कि वो पराया धन है। अरे सीखना पड़ता है क्या किसी से जेंडर। क्या बात कर रहे हो यार सिमरन निगत, आप लोग, ये कोई बात है। पैदा हो जाओ इस साले देश में, साला नहीं सॉरी, जेंडर समझ में आ जाएगा, जेंडर समझ में आ जाएगा। और 4 साल में समझ में आ जाएगा जब कोई आदमी की गोदी में आप बैठे हो और उसने नीचे से आपकी योनि में उंगली घुसा रखी है, या आपका मामा, आपका ब्लडी चाचा, आपका कोई आपके मुंह में अपनी जबान घुसा रहा है। जेंडर आपको समझाना पड़ेगा। किसी को मुझे जेंडर नहीं समझाना पड़ा। मेरे पिता ने 5 साल की उम्र में मेरे कान छेद दिए, मुझसे नहीं पूछा। मैंने कहा क्यों कान छेद रहे हो, मेरे पिताजी डॉक्टर थे तो घुसा देते थे सुई कान में। और मैंने कहा मिस्टर फादर क्या कर रहे हो यार, नहीं तू लड़की है। मैंने कहा लड़की है तो पूछ तो लो। नहीं नहीं, कान छेद दिए उसने, और उसमें वो नीम की तिनका घुसा दिया। मैंने रात को रोने धोने के बाद वो नीम का तिनका उतार के बाहर फेंक दिया। दूसरे दिन कोई तिनका फिनका नहीं था। तो या तो घर वालों ने देखा नहीं, और या देखा उनको पता लग गया ये चुड़ैल जो है नहीं मानेगी। तो मतलब
लड़के और लड़की के साथ पैदा होते ही भेदभाव होता है, और अब तो पैदा होने का भी इंतजार नहीं करते, उसके पहले ही भ्रूण में हत्या कर देते हैं। ये क्या यार सवाल कर रहे हो कि आपको कैसे पता लगा जेंडर? हर लड़की और हर मर्द जानता है जेंडर क्या होता है। जेंडर शब्द नहीं जानते, लेकिन उसकी हकीकत जानते हैं। और लड़के तो इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उनको जेंडर अधिकार देता है, सत्ता देता है, घर का मालिक। बेटी बोलती है, तड़पती है क्योंकि पराया धन। अब लड़कों को भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको समझाती कि आपका पितृसत्ता में कैसे बैंड बजता है आप लोगों का। आपको रोने नहीं दिया जाता, आपको पढ़ा पढ़ा के मार दिया जाता है। कोटा भेज देते हैं कि जाओ फलाने टेस्ट की तैयारी करके आओ, फिर आप फेल हो जाते हो, फिर आप आत्महत्या करते हो। क्या बात कर रहे हो यार? 16 साल की 12 साल के बेचारे बच्चे किसी बस अड्डे पर बस की कंडक्टर के नीचे काम करते हैं, किसी ढाबे पर काम करते हैं क्योंकि लड़के हैं, उन्होंने कमाना है। 25-25 साल के भाई अपनी बहनों के लिए दहेज इकट्ठा करते फिरते हैं। पितृसत्ता ने बैंड बजा रखा है मर्दों का। आपको बलात्कारी बना देते हैं, शराबी बना देते हैं, कबाबी बना देते हैं, दंगाई बना देते हैं। और आप लॉर्ड साहब समझ रहे हो, ओहो बदतमीज फिल्म देखूंगा, जेल जाएगा बेटे। दबंग फिल्म देखूंगा, मार खाएगा। तो दोस्तों, पितृसत्ता औरत और मर्द दोनों का बैंड बजा रही है। औरतों को समझ में आ गया है, मर्दों को समझ में नहीं आया। तो थोड़े मेरे वीडियो देखो YouTube पे और थोड़ा समझने की कोशिश करो। और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है जेंडर समझने के लिए। आंखें खोलो, दिल खोलो, मोहब्बत से काम लो। एक मोहब्बत समझ लो, बाकी सब समझ में आ जाएगा। जैसे कबीर ने क्या कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, हुआ न पंडित कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। प्रेम पढ़ लो। और भाइयों, आप लोग थोड़ा ज्यादा प्रेम पढ़ो। आप लोगों ने नफरत फैला रखी है, हर बस्ती में आप लोग नफरत फैलाते हो। जब आप लड़कियों को छेड़ने जाते हो ना, तो दिल में नफरत भरी हुई है, नफरत। और आज कोई लड़की नफरत वाले लड़के के नजदीक नहीं आना चाहती। तो कवारे मर जाओगे। सुन लो मेरी बात। थैंक यू। आखिरी 2 सवाल, वंस अगेन अ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन। ये सवाल है मुजफ्फर से और दूसरा सवाल है अब्दुल हक से। ये आखिरी 2 क्वेश्चंस ले रहे पार्टिसिपेंट्स हम लोग, और इसके बाद वी विल ट्राई एंड रैप इट अप। मुजफ्फर का सवाल ये है, मेन स्ट्रीम मीडिया रोज नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, कभी कभी हिंदू मुस्लिम, कभी दलित, कभी आदिवासी। इसे ये हो रहा है कि ज्यादातर लोगों के दिलों में नफरत होती जा रही है, और अगर हम ग्राउंड लेवल पर काम शुरू भी करते हैं तो वो मीडिया उन्हें नेगेटिव कर देगी। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे लोगों के दिलों में हम मोहब्बत ज्यादा से ज्यादा फैला पाए। साथ ही में जुड़ा हुआ अब्दुल हक का सवाल है, क्या सामाजिक तौर पे हम फेल हो चुके हैं? बात जब सामाजिक ढांचे में बदलाव की आ जाती है, उसे अच्छा भाषण की सजा दी जाती है, जबकि हम उसे आत्मसात करने के लिए तैयार नहीं होते। समझ में नहीं आया भैया, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो सीधी सीधी बात पूछो यार अब्दुल हक, ये क्या ऐसे क्या पूछ रहे हो? ठीक बात बताओ, दिल की बात पूछो। ये क्या है आत्मसात करने को तैयार नहीं होते? सवाल नहीं समझ में आया मेरा। चलो मैं मुजफ्फर का जवाब देती हूँ। अब्दुल हक साहब ने जरा ज्यादा ही, मैंने कहा ना मैं अनपढ़ औरत हूँ, मेरे से ऐसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े सवाल मत पूछो। तो दोनों को अस्सलाम वालेकुम। और मुजफ्फर, हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया अधिकतर अक्सरियत नफरत फैला रहे हैं, मगर तमाम नहीं। आज भी मैं कहूंगी कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कुछ लोग हैं
कुछ लिखने वाले हैं, उन्हीं की बदौलत आपको और मुझे पता है कि हकीकत क्या है, वरना नहीं मालूम होता। और मेन स्ट्रीम में छोटे छोटे कुछ डिजिटल मीडिया आ गए हैं जिनको लोग देख रहे हैं। तो आज भी जैसे एनडीटीवी पर हम जाते हैं तो वहां मोहब्बत की भी बात होती है। मुजफ्फर, बात यह है कि अगर मीडिया का मकसद पैसा कमाना है तो जो उसको पैसा देगा वो फैलाएंगे। और अगर आपके यहाँ कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे दूसरी हो, उनका तो सिर्फ एक मकसद है ताकत सत्ता इस्तेमाल करना, तो फिर वो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये जरूर है कि नफरत फैल रही है ज्यादा, लेकिन मैं आज भी कहूंगी कि इस कोविड को ले लेते हैं अपन। कोविड के दौरान नफरत भी फैलाई गई, मोहब्बत भी फैलाई गई। कितने गुरुद्वारों ने लाखों लोगों को खाना मुहैया कराया, कितने लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए और लोगों को खाना दिया, कितने लोगों ने सड़क पर चलते हुए लोगों को पानी और खाना दिया। तो दोस्तों, आप कह रहे हैं कि हम कैसे लोगों को सिखाएं? लोगों को मत सिखाओ, खुद मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दो, अपने घर में मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दो। तो मोहब्बत तो वो फूल की खुशबू है मियाँ, लेक्चर देने से मोहब्बत नहीं सिखाई जाती, वो तो खुशबू है, आपकी खुशबू लोगों तक पहुंच जाती, मोहब्बत की खुशबू पहुंच जाती, नफरत की बदबू। तो आप मोहब्बत करना शुरू कर दें, खुशबू फैलाना शुरू कर दें, अपने घर में करें तो घर आपका महकने लगेगा, पड़ोसी आपके पास आने लगेंगे। अपनी बस्ती में करें, कहीं नौकरी करते हैं वहां करें, अपनी कौम में करें, तो तू खुद को बदल, तू खुद को बदल। तो अपने अंदर से ये खुशबू निकलती है। अपने दोस्तों से बात करें कि भैया ये माँ बहन की गाली छोड़ दे, लड़कियों को छोड़ना बंद कर दे। तो मैं अगर ये मान चुकी होती कि आज सिर्फ नफरत फैलाई जा रही है तो मैं बिल्कुल आप लोगों से बात नहीं कर रही होती, मैं बिस्तर पकड़ के पड़ी होती कि भैया अब तो मरना है, नफरत ही नफरत आ गई है, मेरा तो काम बंद है। बिल्कुल नहीं, मैं 75 साल की हो जाऊंगी 10-12 महीने में, मैं लगी हुई हूँ। और मेरी जिंदगी में इतने लोग हैं मोहब्बत करने वाले, तो भोपाल में भी इतने सारे देखिए, और आप सब मिल गए आज मुझे, इतने 56 लोग, 56 मेरे दोस्त नए बन गए, इन सब से मुझे मोहब्बत हो गई। तो मोहब्बत के लेक्चर नहीं देने पड़ते, इसके कोई पाठ नहीं है। कुरान शरीफ मोहब्बत करना सिखाते हैं, गीता मोहब्बत करना सिखाती है, बाइबल मोहब्बत करना सिखाते हैं, तो दकियानूसी लोग नहीं सिखाते। और अगर हम मोहब्बत कोई इबादत समझ लें, जैसे एक शेर है ना मुजफ्फर और अब्दुल और निखत, कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाना इबादत हो जाए तो मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, यही अल्लाह नजर आ जाएगा। तो यही कहना है मेरा, और मेरे ख्याल से हम यहीं पर खत्म करें तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छी जगह आके खत्म कर रहे हैं तो सजना यहाँ बंद कर दो। ओके, कुछ और सवाल है लोगों के आए हुए, बट सिंस वी आर रैपिंग अप, नो प्रॉब्लम। मैं सीमा को जोड़ना चाहूंगी और सीमा से कहती हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स दे दे। एंड आपसे सीमा, अच्छा, मेरा ये कहना है, देखो वोट ऑफ थैंक्स दे के मुझे पराया मत करो, मुझे पराया मत बनाओ। डन डन डन, ठीक है, बस आप आपके तरफ से आपको एक बहुत हाँ, थैंक यू बोलती हूँ।
मुझे लगता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, कुछ सवाल आए थे आदिवासी लोगों के साथ किस तरह से लोगों के साथ काम करने के लिए, और जेंडर और पेट्रियार्की और उसके साथ मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी को लेकर कुछ सवाल आए थे। इसको लेकर आप डिस्कस करें अपने क्लास में, और फिर से कोशिश कर, एज कमला दी ने कहा है, उनके वीडियोस और वो देख ले, और आई एम श्योर हम लोग एक और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जेंडर और पेट्रियार्की को लेकर। और थैंक यू सो मच कमला दी, आपने आपका टाइम दिया, हम सब लोग को इतने सारे इंफॉर्मेशन दिए। थैंक यू वंस अगेन। नमस्ते। थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो फॉर पेशेंटली लिसनिंग। आपने पेशेंटली बहुत ध्यान से सुना, आपने कंट्रीब्यूट किया। थैंक्स सो मच। गुड बाय।